देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं बोर्ड की दृष्टि से भी और कंपटीशन मतलब नीट और जेईई के हिसाब से भी बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक। सरफेस केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है उसमें लिख लीजिए एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। मतलब जो सॉलिड सरफेस है इसके ऊपर जो गैसेस एड्जॉर्ब होती हैं, लेयर बनाती हैं, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, इन पर अक्सर कर क्वेश्चन आती है पेपर में। तो लिखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है नेचर ऑफ गैसेस जिसको आप एड्जॉर्बेट कहते हैं। ये जो लेयर बनाता है ये एड्जॉर्बेट है। और जो सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर ये लेयर बन रही है उस सॉलिड सरफेस को कहते हैं एड्जॉर्बेंट। और दोनों का मिल जाना क्या कहलाता है? एड्जॉर्प्शन। यही तो हमने पिछले लेक्चर में समझा है कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इन दोनों का आपस में मिल जाना। चौथा है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। है ना, नेचर लिख लो, उसमें सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, 5 में लिख लो सरफेस एरिया। ऑफ एड्जॉर्बेंट मतलब सॉलिड सरफेस। तो ये 5 फैक्टर हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे सुपीरियर जो इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो ये। तो इसे लिख लीजिएगा, अब एक एक करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहला लिख लीजिएगा प्रेशर। देखिए, इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक ग्राफ ड्रॉ कराया एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर। इसीलिए इनके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ग्राफ आप इनके बीच में ड्रॉ करेंगे और टेम्परेचर आप कांस्टेंट लेंगे। तो जैसे ही इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करा, इसके 3 सेक्शन देखने को मिले। पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी, फिर कर्व और फिर पैरेलल। ये 3 सेक्शन इसके देखने को मिले। इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। मतलब कितनी क्वांटिटी में गैस सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो, एक्स वाई, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये ग्राफ आया, इसको नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नाम दे दीजिए। चलिए, तो इसकी 3 कैटेगरी है, देखिएगा। पहली आप देख रहे हो यहाँ इनके बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब प्रेशर क्या था, लो था, प्रेशर एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो केस फर्स्ट ये है कि एट लो प्रेशर, लो प्रेशर मींस ए बी, ये वाला सेक्शन। स्ट्रेट लाइन कब आती है दो चीजों के बीच में, बताइए? जब ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तभी तो स्ट्रेट लाइन आती। भाई आपने ये पढ़ा है ग्राफिकल स्टडी में कि अगर दो चीजें दोनों डायरेक्टली, दोनों की पावर सेम है, स्ट्रेट लाइन।
अगर इनवर्सली तो हाइपरबोला, अगर एक पर स्क्वायर है एक पर वन है तो पैराबोला, और अगर मान लीजिए इसकी पावर 0 है इसकी 1 है तो आप y डबल ट्रिपल कुछ भी करते रहो, x फिक्स है भाई। इसको डबल कर लो तब भी 2 की पावर 0 1 होता है, 3 कर लो 3 की पावर 0 1 होता है। तो y की वैल्यू बढ़ती रहे लेकिन x फिक्स है, तो y की वैल्यू बढ़ती रहे लेकिन x फिक्स है, तो ग्राफ ऐसा है। ये ध्यान रखिए, जिसकी पावर 0 होता है उसके पैरेलल ग्राफ आता है। चलिए, तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि जब दोनों की पावर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और पावर सेम है तभी तो स्ट्रेट लाइन आती है। तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन तभी आएगी अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और दोनों की पावर 1। यही तो सीखा है। अब यहां से क्या होगा, इसको चाहो तो हटा, के क्या है, के कांस्टेंट। तो लो प्रेशर पे ध्यान रखिए ये इक्वेशन लगता है। अब आइए केस सेकंड, अगर मान लो हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर मतलब प्रेशर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, हाई प्रेशर मतलब खूब आगे निकल जाए, मान लो ये डी, सी से डी की तरफ, तो आप देख रहे हैं एक्स बाई एम कॉन्स्टेंट हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है ना। तो आप ये बोलेंगे रिलेशन ये आ गया, ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तभी तो आपने देखा जो प्रेशर है उसकी पावर नॉट 0 है तो उसके पैरेलल ग्राफ आ रहा नहीं आ रहा, ये देखो पैरेलल। तो जिसकी पावर 0 होती है, y की पावर 0 है तो y के पैरेलल ग्राफ आ गया। तो जिसकी पावर 0 है उसके पैरेलल ग्राफ आ जाएगा, मतलब ये इससे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये दो कंडीशन समझ में आ गई हैं। अब हम चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर। बीच में क्या हुआ, ये कर्व आ रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिख लीजिए, इस ग्राफ का नाम क्या है, लिख लीजिएगा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये ग्राफ का नाम। चलिए, ये दो केस हमने पढ़ लिए, और बीच वाले केस को हम देखें। देखिए, तीसरा केस लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट मतलब ये बीच में क्या हो रहा है ये बताना है, बी से सी के बीच में जो कर्व डाला है, लिख लो ब्रैकेट में बी सी। इन्होंने डाटा से जो रिलेशन निकाला वो ये था। इसमें जो n है ये नंबर है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती। तो जब आप इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा। इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी रिसेंटली आपको बता दूं, IIT 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तो ये इक्वेशन याद रखना। अब देखिए, अब ये ग्राफ बदल जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले, इनके आगे लॉग लिख दीजिए,
अब ये लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये एम है, ये एन है, तो बताइए लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। और ये भी आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी में कि जो पावर होती है वो आगे आ जाता है, बताया था आपको मैंने लॉग टेबल। यही है इक्वेशन जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही कीमती। इसको कहते हैं फ्रियोंड-लिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ये इसका नाम याद रखें। अब देखिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसे यहां लिखिए, ये लिखिए। इसकी कंपेयरिंग आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करवा देंगे, है ना। और ग्राफ ड्रॉ कर ली, ये देखिए, ये ग्राफ ड्रॉ कर ली। यहां लिखा है वाई एक्सिस पे लॉग एक्स बाई एम, और एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया है लॉग पी। तो बताइए, कंपेयरिंग कराइए, बताइए एक्स की जगह लॉग पी है तो एम की जगह क्या लिखा है 1/m। एम होता है स्लोप, तो मेरे पास जो स्लोप है एम, ये क्या आ रहा है 1/m। एम की जगह 1/m, और स्लोप क्या होता है वो सब जानते हैं, tan थीटा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपेयरिंग से स्लोप जो है एम की जगह 1/n लिखना है, और n होता है 0 से 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अच्छा, c की जगह क्या लिखा है देखिए, log p। तो देखिए y एक्सिस की जगह ये लिखा है, x एक्सिस की जगह ये लिखा है, स्लोप की जगह 1/n लिखा है, और c की जगह ये लिखा है। अब c की जगह 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ है, इसका मतलब ये ग्राफ क्यों आएगा? ये एंगल x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से क्या कहलाता है? स्लोप, और स्लोप 90 डिग्री से कम आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो y एक्सिस को काट रही है लाइन, y इंटरसेप्ट, ये क्या कहलाता है? c। तो ये डिस्टेंस log p, यहां से लिख लिए। तो इससे कंपेयरिंग करा करा के बहुत क्वेश्चन आजकल पेपर में आ रहे हैं। मैं अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन आया वो आपको बताता हूं। तो ये कंपेयरिंग समझ में आ गई है? देखिए ये क्वेश्चन जेई 2020 का लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है हमने ग्राफ प्लॉट करा है। मैं क्वेश्चन ना लिख के सीधे उसकी वैल्यू रख देता हूं। इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो कह रहा है स्ट्रेट लाइन आ रही जिसका स्लोप 2 है, और जिसका y इंटरसेप्ट ये दे रखा है इतना। तो कह रहा है अगर प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है तो बताइए x/m की वैल्यू क्या हो, ये पूछ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो स्ट्रेट लाइन आ गई, कह रहा है जिसका स्लोप ये है, y इंटरसेप्ट ये। तो बताइए स्लोप क्या किसके इक्वल होता है? 1/n। तो यहाँ लिख लो, मुझे एक तरीके से 1/n की वैल्यू मालूम हो, स्लोप 1/n रख।
और y इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, c log k के बराबर। तो बताइए log k की वैल्यू दी हुई है 80, y इंटरसेप्ट मीन c log k। तो आपको मालूम है log 3 की वैल्यू ये होती है, तो बताओ k की वैल्यू 3 होगी तभी तो ये आएगा। और n हमें मालूम है 1/n, k हमें मालूम है, p हमें मालूम है। बताओ h/n का एक फार्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, ये रख दो, आंसर आ गया। K3 प्रेशर 4 और 1/n की वैल्यू कितनी है 2। तो बताइए आपका आंसर 48 आ गया कि नहीं। ये क्वेश्चन जेई 2020 में पूछा गया है। पहले कंपेयरिंग करा लो, ये मालूम होना चाहिए स्लोप क्या होता है और y इंटरसेप्ट c क्या होता है। इससे मुझे वैल्यू मालूम पड़ गई 1/n और k की। प्रेशर गिवन है, इस फार्मूले में रख दो, आंसर आ गया x/n। अब देखिए आप, अब मैं आपको इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। वो 2019 में आया है जेई, जेई 2019। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक ग्राफ log x/n और log p, इसमें ग्राफ ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन आ गई और मुझको ये दे रखा है, ये दिया है 2, ये दिया है 3। तो कह रहा बताइए x/n प्रेशर की पावर पूछ रहा है, यहां मान लो कुछ भी k मान लो या t मान लो, तो आपको t की वैल्यू बतानी है। तो बताओ लीगली जो होता है x/m और इसमें रिलेशन ये होता है, तो इसको क्या कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था स्लोप tan थीटा। तो बताएं यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा किसके इक्वल है 1/n। तो 1/n की वैल्यू 2/3 आ गई, बस यहाँ रख दो, आंसर है आपका। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लॉजिक वाले, है ना, तो बस यही पूछ रहा था आपसे। अब यही क्वेश्चन इन्होंने बदल दिया, अब एक क्वेश्चन में ये 2 कर दिया है, 4 कर दिया है, वो भी 2019 का। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 2/4, तो यहाँ आंसर 1/2 आ जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, लिख लीजिए। तो क्लियर हो गया आपको ये एकदम, है ना, कैसे क्वेश्चन बनती है, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो ये हमने इसका पहला फैक्टर पढ़ लिया कि प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। दूसरा देखिएगा टेम्परेचर। देखिए होगा क्या, जैसे आपने एड्सॉर्बेट ले लिया, मतलब गैसेस ले ली, तो गैसेस क्या करती हैं बताइए, गैसेस सॉलिड के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो जाती हैं, लेयर बना लेती हैं सरफेस। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट ये क्या है, सॉलिड सरफेस।
इसके ऊपर ये बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर कहलाता है एडसॉर्प्शन। जब बताओ दो चीजें ऐड होंगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हीट एवॉल्व होती है। तो यहां पर हीट एवॉल्व मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन ये दोनों ऐड होकर इधर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, जुड़ जाना, कंडेंस होना। अब ये रिवर्सेबल है ना। अगर ये डिसॉर्प्शन हो जाए, उल्टा हो जाए, तो उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। तो बेटे ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अगर हम 11th क्लास में चलें और ली चैटिलियर प्रिंसिपल पढ़ें तो हमें क्या बताया गया था कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसे नलीफाई कर दो, मतलब टेम्परेचर कम कर दो। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो लिखें अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल, if reaction is exothermic, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रही है, टेम्परेचर ज्यादा, तो क्या बोला था ली चैटिलियर ने कि अंडू कर दो उसे, है ना। जैसे कंप्यूटर में कोई काम करो, अगर आपको लौटना है तो कंट्रोल जेड दबा देते हैं, अंडू। कोई चीज है, टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो हीट निकल रही है, कम कर दो। तो लिख लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इज फेवर्ड to reaction proceed in a forward direction। अगर आप चाहते हैं एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो, मतलब गैसेस ज्यादा मात्रा में इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए, तो आपको लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। लिख लीजिए। तीसरा फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ गैसेस। देखिए, जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है ना, आपने पढ़ा है जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है। और जो लिक्विफाई आसानी से होंगी, बताइए ये सॉलिड सरफेस है, मान लो परफोरेटेड है, छेद हो रहे हैं इसमें, तो बताओ गैसेस यहाँ तो एड्सॉर्ब होंगी ही, बताओ अगर लिक्विफाई हो गई है तो इसके अंदर भी घुस जाएगी, नहीं घुस जाएगी? ज्यादा मात्रा में लिक्विफाई होगी, नहीं होगी? तो लिख लो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम टीसी से रिप्रेजेंट करते थे, ध्यान है ना 11th में, ये फार्मूला आपको याद आ रहा हो स्टेट ऑफ मैटर के चैप्टर में। ए और बी क्या है? वैन डर वाल कांस्टेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुके हैं आईआईटी। बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर का ए से क्या रिलेशन है? ए और बी क्या है? वैन डर वाल कांस्टेंट। तो ए की वैल्यू दे देते हैं 3-4, जिसका ए ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफाइंग पावर, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। इसका मतलब उसकी एड्सॉर्बिंग पावर भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाए, है ना। तो जो आसानी से गैस लिक्विफाई होती है, जैसे CO2 है, अमोनिया है, इस टाइप की गैस आसानी से लिक्विफाई होती है क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है ना। आर मोर एड्सॉर्ब देन
गैसेस। परमानेंट गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस टाइप से। तो ये गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई होती हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, ध्यान रखिए वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है इनसे जो परमानेंट गैसेस। लिख लीजिए। तो ये फंडा ध्यान रखना, इस पे अक्सर कर क्वेश्चन बनते हैं, इस पर और इस पर। हटा दें। अब देखिए, अब फोर्थ पॉइंट आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। अब आप बताइए, ये एक आपके पास स्मूथ सरफेस, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया, और ये एक सरफेस है जो परफोरेटेड है, जिसमें छेद हो रहे हैं, कोरस है। तो बताइए, जो कोरस है उसमें नंबर ऑफ सब डिविजन्स ज्यादा हैं, छोटे छोटे हिस्से ज्यादा हैं, क्रैक्स, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और आप बताइए, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में गैसेस एब्जॉर्ब होंगी नहीं होंगी? कोई आपसे ये कहे एक सरफेस ये है, एक ये, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बताओ यहाँ ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी नहीं होंगी गैस? तो लिख लो, सरफेस एरिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ सब डिविजन्स या नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा। तो जिसमें पोर्स ज्यादा होते हैं सरफेस एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि गैस इसके अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर चले जाती है। इसमें तो केवल यहाँ लेयर बनाएगी, इसमें यहाँ तो बनाएगी ही, और अगर लिक्विफाई हो जाती है गैस तो इसके अंदर एंटर भी कर जाएगी। तो बताइए ज्यादा एब्जॉर्ब हुई नहीं? तो जिसमें फोर्स ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो ये आपको पॉइंट पढ़ने हैं ढंग से, ठीक है ना। एक पॉइंट और बचा है, वो भी देख लो। देखो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब एड्सॉर्बेंट का मतलब है सॉलिड सरफेस। तो अभी बताया है, सॉलिड सरफेस में जितने ज्यादा पोर्स हो रहे होंगे उतना उसका क्या होगा, है ना। लिख लो, वही वाला फंडा लगेगा, यहां लिख देता हूं। नंबर अगर पोर्स ज्यादा है एड्सॉर्बेंट में, सॉलिड सरफेस, तो उसकी एड्सॉर्बिंग पावर ज्यादा होगी। इसलिए जो फाइनली डिवाइडेड निकेल होता या चारकोल होता, इसमें क्या है, बहुत पोर्स हो रहे होते हैं, तो जितनी भी पॉइजनस गैसेस होती हैं उसको क्या कर लेगा, ये ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेगा। यूज्ड इन गैस मास्क, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अगर आपको ये पॉइंट सारे समझ में आए हैं, उसमें सबसे कीमती था प्रेशर, है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, जिससे आगे की वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके।